बच्चों, in previous lecture we study Boyle's law. Today we discuss चार्ल्स लॉ. देखिए बच्चों, बॉयल्स लॉ के अंदर हमारे पास टेम्परेचर कांस्टेंट था और चार्ल्स लॉ में हमारे पास प्रेशर रिमेन्स कांस्टेंट. यानी यहाँ पर जो प्रेशर है बच्चों वो क्या रहेगा, आपके पास कांस्टेंट रहेगा. प्रेशर क्या रहेगा, कांस्टेंट. तो इसकी डेफिनेशन क्या रहेगी बच्चों, इट मे बी स्टेट्स एज at constant pressure volume of a gas is directly proportional to temperature is called Charles law. बच्चों, चार्ल्स लॉ में क्या होता है, हमारे पास प्रेशर रिमेन्स कांस्टेंट होता है. बच्चों यहाँ प्रेशर रिमेन्स कांस्टेंट, यहाँ प्रेशर कांस्टेंट रहेगा. यानी इट में बी स्टेट्स एज एट कांस्टेंट प्रेशर. प्रेशर क्या रहेगा, कांस्टेंट. वॉल्यूम ऑफ ए गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर. किसी भी गैस की जो वॉल्यूम है वो टेम्परेचर की क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल. इट मीन्स मैथमेटिकली क्या बच्चों, प्रेशर यहाँ पर कांस्टेंट है. प्रेशर क्या है, कांस्टेंट, और वॉल्यूम इज डायरेक्टली टेम्परेचर. तो V इक्वल टू क्या आ गया आपका, कांस्टेंट KT. यहाँ से K फाइंड आउट कर लें, V/T. बच्चों चार्ल्स लॉ के अंदर हमारे पास क्या है, प्रेशर रिमेन्स कांस्टेंट है बच्चों, वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर. तो V इक्वल टू में KT. क्या हमारा क्या है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट. K क्या हमारा, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट. तो K क्या आ गया आपका, V/T. फॉर इनिशियल स्टेट, इनिशियल स्टेट के लिए हमारे पास क्या हो जाएगा, K इक्वल टू V1/T1. K तो कांस्टेंट है. फॉर फाइनल स्टेट K क्या हो जाएगा भी आपका, V2/T2. इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकंड. इनिशियल स्टेट है बच्चों, अगर हमारी गैस का जो टेम्परेचर हम T1 होगा तो उस टाइम वॉल्यूम क्या होगी, V1. टेम्परेचर को हम एक्सपेंड करेंगे बच्चों T2, तो वॉल्यूम क्या हो जाएगी, V2. आपको पता है बच्चों, जो गैस की वॉल्यूम है वो टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है. इसका एक कॉमन सा एग्जाम्पल बच्चों हम 6-7 स्टैंडर्ड में स्टडी करते हैं कि जो साइकिल की ट्यूब है बच्चों वो समर के अंदर ब्रस्ट हो जाती है. क्यों जाती है, क्योंकि समर में टेम्परेचर हाई होता है. रोड का टेम्परेचर हाई होने से जो ट्यूब के अंदर गैसेस मॉलिक्यूल्स हैं उनमें कोलिजन फास्ट होते हैं, और कोलिजन फास्ट होते हैं तो उसकी वॉल्यूम क्या होती है, एक्सपेंड होती है. तो जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होता है गैस की वॉल्यूम क्या होती है, इंक्रीज होती है. यानी ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर वॉल्यूम ऑफ गैस आल्सो इंक्रीज. तो हमारा प्रेशर या कांस्टेंट है, लेकिन वॉल्यूम ऑफ ए गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर. क्लियर. अब बच्चों हमारे पास कंपेयर इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड. कंपेयर इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड. क्योंकि हमारा प्रेशर कांस्टेंट था V किसके डायरेक्टली टेम्परेचर, तो हमने कांस्टेंट लगा दिया KT. ये क्या आ गया भी आपका V/T. इनिशियल स्टेट में जो T1 टेम्परेचर है तो V1 वॉल्यूम, और फाइनल में T2 टेम्परेचर है तो V2 वॉल्यूम. ये दोनों के इक्वल है. तो हमारे पास V1/T1 इज इक्वल टू V2/T2. ये आपका डेरिवेशन आ गया, मैथमेटिकल डेरिवेशन. V1/T1 इज इक्वल टू V2/T2. ग्राफ बच्चों अगर हम V और T के बीच में ग्राफ ड्रा करते हैं, V और T के बीच में, तो दोनों डायरेक्टली है तो हमारा ग्राफ क्या आएगा बच्चों, स्ट्रेट लाइन आएगा आपका. V डायरेक्टली T, वॉल्यूम टेम्परेचर डायरेक्टली, तो हमारा ग्राफ क्या आएगा बच्चों, स्ट्रेट लाइन आएगा. जितना वॉल्यूम इंक्रीज होगा टेम्परेचर, जितना टेम्परेचर इंक्रीज होगा उतनी ही वॉल्यूम इंक्रीज होगी. क्लियर. बच्चों एक होता है अब्सोल्यूट टेम्परेचर. अब्सोल्यूट टेम्परेचर, अब्सोल्यूट टेम्परेचर क्या होता है बच्चों, अब्सोल्यूट टेम्परेचर एक लोवेस्ट टेम्परेचर होता है बच्चों माइनस 273 डिग्री सेल्सियस, यानी
absolute temperature is 0 डिग्री केल्विन और -273 डिग्री सेल्सियस। एब्सोल्यूट टेम्परेचर क्या होता है बच्चों? 0 डिग्री केल्विन या -273 डिग्री सेल्सियस। या तो 0 डिग्री केल्विन होगा या -273 डिग्री सेल्सियस होगा। एट एब्सोल्यूट टेम्परेचर वॉल्यूम ऑफ गैस बिकम 0। वॉल्यूम ऑफ गैस क्या हो जाती है बच्चों? 0 हो जाती है। कि एब्सोल्यूट टेम्परेचर के ऊपर किसी भी गैस की जो वॉल्यूम है वो क्या हो जाती है? 0 हो जाती है। एब्सोल्यूट टेम्परेचर एक सिंगल मार्क में क्वेश्चन आ जाता है। एब्सोल्यूट टेम्परेचर किसको कहेंगे हम? -273 डिग्री सेल्सियस या 0 डिग्री केल्विन। जिस एब्सोल्यूट टेम्परेचर के ऊपर वॉल्यूम ऑफ गैस क्या हो जाती है? 0। ठीक है, तो इसको अच्छे से स्टडी कीजिए। बहुत स्मॉल सा ला आपके पास। इसके बाद हमारे पास अवोगाड्रोस लॉ है बच्चों। अवोगाड्रोस लॉ। अवोगाड्रोस लॉ क्या बच्चों? It may be stated as volume of a gas at similar condition of temperature and pressure is directly proportional to number of molecules। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स या इक्वल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। अवोगाड्रोस लॉ क्या बताया भी हमने? एट सिमिलर कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर एट सिमिलर कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। यहाँ पर जो वॉल्यूम ऑफ गैस है बच्चों, वॉल्यूम ऑफ गैस एट सिमिलर कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स या इक्वल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। यानी यहाँ पर जो हमारा V क्या है भी आपके पास? वॉल्यूम ऑफ गैस। V क्या? वॉल्यूम ऑफ गैस। N क्या है? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। हमारा टेम्परेचर और प्रेशर क्या रहेगा बच्चों? सेम रहेगा। एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर। टेम्परेचर प्रेशर क्या रहेगा? सेम। तो कह रहा है कि जो वॉल्यूम ऑफ गैस है ना, वॉल्यूम ऑफ गैस वो किसके डायरेक्टली होता है बच्चों? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के डायरेक्टली होता है। किसके डायरेक्टली होता है? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स N। यानी एट सेम कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर volume of gas is directly proportional to number of molecules, number of moles। clear? at same condition of temperature and pressure, टेम्परेचर और प्रेशर हमारे क्या रहेंगे? रिमेन्स द सेम। तो वहां पर वॉल्यूम ऑफ गैस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स और V इक्वल टू क्या होगा भी आपका? Kn। क्लियर? क्या हमारा कांस्टेंट। ओके, अब यहाँ पर बच्चों जो N होता है, जो हमारे पास V इक्वल टू में Kn है, N हमारे पास क्या होता है? गिवन वेट अपॉन मोलिकुलर वेट। तो V इक्वल टू क्या आ जाएगा? Kw अपॉन M। क्लियर? इसका माइकल गैस इक्वेशन में यूज करेंगे बच्चों। ओके, तो अवोगाड्रोस लॉ क्या बताया भी हमने? इट मे बी स्टेट्स एज वॉल्यूम ऑफ ए गैस, वॉल्यूम ऑफ ए गैस एट सिमिलर कंडीशन ऑफ टेम्परेचर और प्रेशर। सेम क्या रहेंगे? टेम्परेचर और प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। किसके डायरेक्टली रहेंगे बच्चों? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के। दैट इज नोन एज अवोगाड्रोस लॉ। क्लियर?
नेक्स्ट बच्चों हमारे पास आएगा गे-लुसाक्स लॉ या गैस-एमेंटन लॉ। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, गे-लुसाक्स लॉ या गैस-एमेंटन लॉ। गे-लुसाक्स या गैस-एमेंटन लॉ क्या होता है बच्चों? देखिए यहाँ पर इस लॉ के अंदर बॉयल्स लॉ में क्या कांस्टेंट था बच्चों? टेम्परेचर। चार्ल्स लॉ में क्या कांस्टेंट था? प्रेशर। और यहाँ पर क्या कांस्टेंट रहेगा? वॉल्यूम। यानी यहाँ पर जो वॉल्यूम है वो क्या रहेगा आपके पास? कांस्टेंट रहेगा। वॉल्यूम क्या रहेगा? कांस्टेंट। तो प्रेशर किसके डायरेक्टली होगा? टेम्परेचर के। तो ये क्या ला रहेगा? इट मे बी स्टेट्स एज at constant volume pressure of a gas is directly proportional to temperature. It may be states as प्रेशर ऑफ ए गैस, किसी भी गैस का प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर ऑफ ए गैस इज कॉल्ड गैस-लुसाक्स लॉ। कि हमारा वॉल्यूम क्या रहेगा? कांस्टेंट। वॉल्यूम यहाँ पर क्या है बच्चों? कांस्टेंट है। तो प्रेशर किसके डायरेक्टली है? टेम्परेचर के। तो हमारा कांस्टेंट लगा भी के टी। के क्या हमारा? प्रोपोर्शनली कांस्टेंट। उसी टाइप से के क्या हो जाएगा भी आपका? पी अपॉन में टी फॉर इनिशियल स्टेट। इनिशियल स्टेट में अगर T1 टेम्परेचर है तो बच्चों P1 क्या रहेगा? प्रेशर। फॉर फाइनल स्टेट अगर T2 टेम्परेचर होगा तो P2 क्या हो जाएगा? प्रेशर। अगर टेम्परेचर T1 है तो प्रेशर P1, टेम्परेचर T2 है तो प्रेशर P2। इक्वेशन फर्स्ट, ये इक्वेशन सेकंड। कंपेयर इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। लेफ्ट साइड दोनों का के इक्वल है तो राइट साइड भी क्या होगी? इक्वल। P1 अपॉन T1 इज इक्वल टू P2 अपॉन T2। अगर लेफ्ट साइड इक्वल है तो बच्चों राइट साइड भी क्या रहेगी? इसकी इक्वल रहेगी। तो P1 अपॉन T1 इज इक्वल टू P2 अपॉन T2। तो P1 अपॉन T1 इज इक्वल टू P2 अपॉन T2। यहाँ पर आप ग्राफ करेंगे बच्चों प्रेशर और टेम्परेचर में, हमारे पास क्या रहेंगे? दोनों डायरेक्टली रहेंगे। जितना प्रेशर बढ़ेगा टेम्परेचर इंक्रीज होगा, जितना टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे उतना प्रेशर इंक्रीज होगा। क्लियर? अगर हम इस ग्राफ को एक से ज्यादा लाइन में खींचते बच्चों, प्रेशर और टेम्परेचर, V1 V2 V3 V4, इसका मतलब यहाँ पर वॉल्यूम क्या रहेगी बच्चों? V4 V3 V2 V1। क्लियर? देखिए बच्चों गे-लुसाक्स लॉ या गैस-एमेंटन लॉ क्या होता है भी आपका? इस लॉ में बच्चों कांस्टेंट क्या रहेगा? वॉल्यूम। यानी इस लॉ के अंदर हमारा वॉल्यूम रिमेन्स क्या रहेगी बच्चों? कांस्टेंट। वॉल्यूम रिमेन्स कांस्टेंट। तो इट में बी स्टेट्स एज अ कांस्टेंट वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या है? कांस्टेंट। प्रेशर ऑफ ए गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। किसी भी गैस का वो प्रेशर है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। जो गैस का प्रेशर वो किसके डायरेक्टली होता है? टेम्परेचर के। तो वॉल्यूम कांस्टेंट है, प्रेशर इज डायरेक्टली टेम्परेचर। तो P इसका तो हमारा कांस्टेंट लग गया के टी। तो K यहाँ से क्या आ गया भी आपका? P अपॉन टी। K इसका तो क्या होगा? P अपॉन टी। इनिशियल स्टेट है बच्चों तो K क्या होगा? P1 अपॉन T1। फाइनल स्टेट में क्या होगा? K P2 अपॉन T2। ये दोनों के इक्वल है तो P1 अपॉन T1 इक्वल टू P2 अपॉन T2। क्लियर? प्रेशर टेम्परेचर डायरेक्टली है तो ग्राफिकल क्या होगा? दोनों डायरेक्टली हैं तो स्ट्रेट लाइन ग्राफ आएगा बच्चों। जितना प्रेशर उतना टेम्परेचर, जितना टेम्परेचर उतना प्रेशर इंक्रीज होगा। तो ये हमारे पास क्या था बच्चों? आपके पास गे-लुसाक्स लॉ, गैस-एमेंटन लॉ।
इसके बाद बच्चों कंबाइंड गैस लॉ आता है। इसके जस्ट बाद हम क्या स्टडी करते हैं, कंबाइंड गैस लॉ या आइडियल गैस इक्वेशन, जहां पर हम सभी लोगों को क्या करेंगे, कंबाइन कर देंगे। नेक्स्ट हमारे पास क्या बच्चों, कंबाइंड गैस लॉ, जिसमें सभी लोगों को क्या किया जाएगा, कंबाइन। नेक्स्ट हमारे पास है कंबाइंड गैस लॉ या आइडियल गैस इक्वेशन। कंबाइंड गैस लॉ या आइडियल गैस इक्वेशन। कंबाइंड गैस लॉ क्या होता है, आइडियल गैस इक्वेशन क्या होता है। इसमें सबसे पहले अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ, बॉयल्स लॉ में क्या था बच्चों, हमारे पास टेम्परेचर कांस्टेंट था, वॉल्यूम इनवर्सली प्रेशर एट कांस्टेंट टेम्परेचर। इक्वेशन फर्स्ट आ गई हमारी। बॉयल्स लॉ क्या था भी, वॉल्यूम इनवर्सली प्रेशर एट कांस्टेंट टेम्परेचर। हम सभी लॉ का एक टाइप से रिवीजन भी हो जाएगा बच्चों यहाँ पर। जब हमने बॉयल्स लॉ पढ़ा था, चार्ल्स लॉ पढ़ा था, सभी का रिवीजन भी हो जाएगा यहाँ पर। तो बॉयल्स लॉ में क्या था, वॉल्यूम इनवर्सली प्रेशर एट कांस्टेंट टेम्परेचर अकॉर्डिंग टू चार्ल्स लॉ। चार्ल्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या था भी हमारा, प्रेशर कांस्टेंट था, वॉल्यूम डायरेक्टली टेम्परेचर एट कांस्टेंट प्रेशर। इक्वेशन सेकंड, चार्ल्स लॉ में क्या था बच्चों, वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। वॉल्यूम किसके डायरेक्टली होता है, टेम्परेचर के, एट कांस्टेंट प्रेशर। प्रेशर क्या रहेगा यहाँ पर, कांस्टेंट रहेगा। इक्वेशन सेकंड, अकॉर्डिंग टू अवोगाड्रोस लॉ। अवोगाड्रोस लॉ में क्या था भी आपका, वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। वॉल्यूम किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। हमारे बच्चों तीन लॉ हैं, इन तीनों लॉ का क्या होगा, कॉम्बिनेशन। कंबाइंड गैस लॉ क्या है, कंबाइंड गैस लॉ को हम क्या बोलते हैं, आइडियल गैस इक्वेशन। क्या बोलते हैं बच्चों, आइडियल गैस इक्वेशन। सबसे पहले था बॉयल्स लॉ। बॉयल्स लॉ में बच्चों टेम्परेचर कांस्टेंट होता था, वॉल्यूम इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर। चार्ल्स लॉ में प्रेशर कांस्टेंट था बच्चों, वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। अवोगाड्रोस लॉ में क्या था, वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। जो वॉल्यूम हो किसके डायरेक्टली होता था, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। कंबाइन इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकंड एंड इक्वेशन थर्ड वी गेट। तीनों इक्वेशंस को हम कंबाइन कर देंगे बच्चों। तो लेफ्ट साइड में देखिए, यहाँ पर भी वॉल्यूम, यहाँ पर भी वॉल्यूम, यहाँ पर भी वॉल्यूम, तीनों में वॉल्यूम है ना बच्चों। लेफ्ट साइड में तीनों में क्या है, वॉल्यूम है। तो कंबाइन करेंगे तो बच्चों वॉल्यूम किसके डायरेक्टली होगा भी आपका, वॉल्यूम यहाँ पर देखिए, प्रेशर यहाँ, टेम्परेचर यहाँ, एन। एन और टी के तो डायरेक्टली है, प्रेशर के इनवर्सली है, तो एन टी अपॉन पी। क्या ये आपको क्लियर हुआ बच्चों। देखिए बॉयल्स लॉ में बी इनवर्सली 1/p, चार्ल्स लॉ में बी डायरेक्टली टी, अवोगाड्रोस लॉ में बी डायरेक्टली नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एन। तो वी क्या होगा भी आपका, एन और टी के तो क्या है डायरेक्टली, और पी की इनवर्सली, एन टी के डायरेक्टली, पी की इनवर्सली। कॉन्स्टेंट लगा है भी आपका इक्वल टू आर एन टी अपॉन पी। यहाँ पर बच्चों जो हमारा आर है ये गैस कॉन्स्टेंट होता है, इसको आगे लिख दो, पी वी इज इक्वल टू एन आर टी, एन आर टी। ये हमारी आइडियल गैस इक्वेशन आ गई। इट इज द आइडियल गैस इक्वेशन। इसके ऊपर मैक्सिमम न्यूमेरिकल से बच्चों इंशाल्लाह मूव करेंगे। इट इज द आइडियल गैस इक्वेशन। यहाँ पी क्या है बच्चों, प्रेशर, वी क्या है, वॉल्यूम, एन क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस, और टी क्या है, टेम्परेचर। अब बचा हमारा आर। आर क्या होता है बच्चों, गैस कांस्टेंट। आर क्या यहाँ पर, गैस कांस्टेंट। इसको हम यूनिवर्सल कांस्टेंट बोलते हैं, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। इसको हम क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। इसकी डिफरेंट यूनिट में डिफरेंट वैल्यू होती है बच्चों।
8.314 जूल पर केल्विन पर मोल। यह इसकी वैल्यू होती है R इजकल टू 0.0821 लीटर बार पर केल्विन पर मोल। R की वैल्यू होती है 0.083 लीटर एटमॉस्फेयर पर केल्विन पर मोल। R की वैल्यू होती है 1.987 किलो कैलोरी पर डिग्री पर मोल। बच्चों यहाँ पर जो R की वैल्यू है हमारे पास डिफरेंट वैल्यू ऑफ R है, और डिफरेंट वैल्यू ऑफ R हमारे पास डिफरेंट यूनिट्स के अंदर है बच्चों। जूल के अंदर ये है, लीटर बार में ये है, लीटर एटमॉस्फेयर में ये है, कैलोरी में ये है। मीन्स जो हमारे R गैस कांस्टेंट है बच्चों, उस गैस कांस्टेंट की वैल्यू डिफरेंट यूनिट में उसके पास डिफरेंट वैल्यू प्रेजेंट है बच्चों। डिफरेंट यूनिट के अंदर हमारे पास क्या है, डिफरेंट वैल्यू प्रेजेंट है किसकी, R यानी गैस कांस्टेंट की वैल्यू। ये कैलोरी बच्चों की नहीं है, कैलोरी पर डिग्री पर मोल। क्लियर? तो ये हमारा R जो हमारा गैस कांस्टेंट है, इसकी डिफरेंट वैल्यू है डिफरेंट यूनिट्स के अंदर। तो बच्चों यहाँ पर PV इक्वल टू nRT हमारी आइडियल गैस इक्वेशन होती है। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों, इसको अच्छे से देखिएगा। अब बच्चों देखिए हमारे पास ये आइडियल गैस इक्वेशन, इसको हम डेंसिटी के फॉर्म में रिटर्न करते हैं बच्चों। हमारे पास क्या है, PV इक्वल टू nRT। n क्या बच्चों, मोल्स, और मोल्स कैसे आते हैं भी, गिवन वेट अपॉन मोलिकुलर वेट। मोल्स कैसे आते हैं, गिवन वेट अपॉन मोलिकुलर वेट। तो PV इक्वल टू क्या होगा भी, W अपॉन mRT, गिवन वेट अपॉन मोलिकुलर वेट। अब बच्चों यहाँ प्रेशर है, ये m इधर आ जाएगा, PM, V आपका इधर आ गया, W अपॉन VRT। क्लियर? बच्चे यहाँ पर मैंने n को क्या लिख दिया, W बाई M। M इधर आ गया आपका लेफ्ट साइड, V आपका राइट साइड आ गया आपका। तो ये PM होगा, ये W बाई VRT। बच्चों आपका जो W बाई V होता है, डेंसिटी क्या होता है भी आपका, वेट अपॉन वॉल्यूम, मास अपॉन वॉल्यूम होता है ना भी आपका, मास अपॉन वॉल्यूम। यहाँ पर मास किसके फॉर्म में, वेट के फॉर्म में। तो इसको हम क्या लिखते हैं, डेंसिटी। PM इज इक्वल टू डेंसिटी इंटू RT। तो डेंसिटी क्या आएगा भी यहाँ से, PM अपॉन RT, न्यूमेरिकल्स में काम आएगा। डेंसिटी क्या आएगा भी आपका, PM अपॉन RT। P क्या है, प्रेशर, M क्या है, मोलिकुलर मास, R गैस कांस्टेंट, T टेम्परेचर। यहाँ पर बच्चों P हमारे पास क्या है, प्रेशर है। P क्या है बच्चों, प्रेशर। M क्या है, मोलिकुलर मास। T क्या है, टेम्परेचर। और R हमारा क्या है, गैस कांस्टेंट। देखिए बच्चों PV इक्वल टू हमारे पास क्या है, PV इक्वल टू nRT। n क्या है, नंबर ऑफ मोल्स गिवन वेट अपॉन मोलिकुलर वेट। तो PV इक्वल टू क्या आ गया, W बाई mRT। तो W बाई M है, M आपका लेफ्ट साइड में गया, V आपका राइट में आ गया। तो W बाई V, ये PM, W बाई VRT। W बाई V क्या होता है, डेंसिटी, मास अपॉन में वॉल्यूम। या डेंसिटी रखा, ये PM, ये डेंसिटी RT, डेंसिटी RT। डेंसिटी क्या होगा, PM अपॉन RT। क्लियर? इसके जस्ट बाद बच्चों एक लॉ और है, इसके बाद इसके न्यूमेरिकल्स डिस्कस करते हैं बच्चों। इसमें हम नेक्स्ट आपके पास है डॉल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। नेक्स्ट क्या बच्चों, डॉल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। Dalton law of partial pressure. When two or more than two non-reacting gases are present in a closed vessel,
क्या लिखा बच्चों, व्हेन 2 और मोर देन 2 नॉन रिएक्टिंग गैस प्रेजेंट इन ए वेसल, टोटल प्रेशर एक्सर्टेड बाय गैस मिक्सचर इज इक्वल टू, सो टोटल प्रेशर exerted by gaseous mixture is equal to sum of partial pressure of gas, sum of partial pressure of gas। ये कहता है कि बच्चों जैसे हमारे पास एक क्लोज्ड वेसल है, इसमें हमारे पास 1 2 3 4 डॉट 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 वेरियस गैसेस प्रेजेंट है। इस क्लोज वेसल में वेरियस गैसेस प्रेजेंट हैं, लेकिन उनमें कोई केमिकल रिएक्शन नहीं है, दे आर नॉट केमिकली रिएक्ट। यानी व्हेन 2 और मोर देन 2 नॉन रिएक्टिंग गैसेस आर प्रेजेंट इन ए क्लोज्ड वेसल, इस क्लोज वेसल में 2 या मोर देन 2 नॉन रिएक्टिंग गैसेस प्रेजेंट है बच्चों, उनमें कोई केमिकल रिएक्शन नहीं है। सो टोटल प्रेशर एक्सर्टेड बाय गैसियस मिक्सचर, इन गैसियस मिक्सचर के द्वारा जो टोटल प्रेशर एक्सर्ट होता है वो किसके बराबर है, सम ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस, सम ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस। यानी हमारा जो पी टोटल है वो किसके बराबर होगा, अभी फर्स्ट गैस हमारा P1 प्रेशर, सेकंड गैस P2 प्रेशर, थर्ड गैस P3, फोर्थ गैस P4 डॉट डॉट डॉट। हमारी जितनी भी गैसेस हैं उनके पार्शियल प्रेशर के सम के बराबर होगा। यानी इस वेसल की वाल पे जो प्रेशर लगेगा बच्चों, इस वेसल की वाल पे जो प्रेशर लगता है गैस के द्वारा वो किसके बराबर होता है, सम ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस प्रेजेंट इन द वेसल। इस वेसल में जितनी भी गैस प्रेजेंट हैं उनके पार्शियल प्रेशर के सम के बराबर होता है बच्चों, उन सभी के पार्शियल प्रेशर क्या होता है, सम के बराबर होता है। क्लियर। यानी इस क्लोज वेसल में बच्चों हमारी 2 और मोर देन 2 नॉन रिएक्टिंग गैसेस प्रेजेंट है। कैसी गैस प्रेजेंट है, नॉन रिएक्टिंग गैसेस। तो कहता है कि उस वेसल के वाल पे जो प्रेशर एक्सर्ट होता है बच्चों वो किसके इक्वल है, सम ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑल गैसेस के इक्वल है बच्चों। क्लियर। जैसे हमारे पास इसका मैथमेटिकल करते हैं, अकॉर्डिंग टू आइडियल गैस इक्वेशन P इक्वल टू क्या होता है भी, nRT अपॉन V। P इक्वल टू क्या होता है, nRT अपॉन V। अगर हमारी इस N1 मोल्स है तो बच्चों P1 प्रेशर है, इस गैस के N1 मोल है बच्चों, तो यहाँ पर क्या है P1 प्रेशर। इसके मोल्स क्या हो गया N1, तो प्रेशर क्या होगा P1। इसके N2 मोल्स है बच्चों, तो हमारे पास क्या आ गया इसका P2 प्रेशर। N3 मोल्स है हमारे पास, तो यहाँ पर क्या प्रेशर आ गया P3। ऐसे डॉट 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 चलता रहेगा आपका। अगर N1 मोल्स है बच्चों तो P1 प्रेशर, N2 मोल्स है तो P2 प्रेशर, N3 मोल्स है तो P3 प्रेशर है। क्लियर। अगर इस टाइप से बच्चों हमारे पास इन सभी का एडिशन कर दें, हम इन सभी का क्या कर दें, एडिशन, तो लेफ्ट साइड एक साथ जुड़ेगी भी, P1 प्लस P2 प्लस P3 डॉट डॉट डॉट। यहाँ पर ये सब जोड़ेंगे बच्चों आपके पास N1 RT अपॉन V प्लस N2 RT अपॉन V प्लस N3 RT अपॉन V डॉट 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 डॉट। ये P1 P2 P3 क्या होगा आपका P टोटल। यहाँ पर RT अपॉन V कॉमन ले लिया बच्चों, तो अंदर क्या बचेगा N1 प्लस N2 प्लस N3 डॉट डॉट डॉट। क्लियर बच्चों यहाँ तक, इसमें कोई डाउट है भी आपको। अब बच्चों सपोज करो हमारे पास ये हमारा टोटल प्रेशर होगा RT अपॉन V N1 प्लस N2 प्लस N3, और हमारा जो फेस था बच्चों हमारे पास फेस था हमारे ये था ना आपका, इसको हम इससे डिवाइड करेंगे तो यहाँ P1 अपॉन P टोटल आएगा, P1 अपॉन P टोटल। इधर क्या बच्चों N1 RT अपॉन V, N1 RT अपॉन V, इसको इस पूरे से डिवाइड करेंगे RT अपॉन V N1 प्लस N2 प्लस N3 डॉट डॉट डॉट। ये RT अपॉन V कैंसिल हो गए भी आपके, तो N1 अपॉन N1 प्लस N2 प्लस N3 क्या बचेगा भी आपका N1 अपॉन N1 प्लस N2 प्लस N3 डॉट डॉट डॉट।
और ये बच्चों क्या हो जाएगा आपका मोल फ्रैक्शन होगा। ये क्या होगा आपका मोल फ्रैक्शन, जो फर्स्ट मिनट में बताया था, दैट इज x1, दैट इज x1। तो P1 अपॉन P टोटल हमारा किसके बराबर आ गया, x1 के बराबर आ गया। तो यहां से P1 क्या होगा अभी आपका, P टोटल इंटू में x1, क्या आ गया आपका P टोटल इंटू में x1। क्लियर। दोबारा देखिए बच्चों, डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर क्या कहता है कि हमारे क्लोज वेसल है बच्चों, उसमें वेरियस गैसेस प्रेजेंट है, 3 भी हो सकती है, 4 भी हो सकती है, 5 भी हो सकती है, 6 भी होती है, मिनिमम 2 लीजिए मिक्सर के लिए, मैनी आपकी वेरियस गैसेस प्रेजेंट है। तो कहता है जब हमारी सभी गैसेस क्लोज वेसल में है तो इस वेसल के ऊपर जो वॉल के ऊपर टोटल प्रेशर लगता है ना, टोटल प्रेशर लगता है, वो किसके इक्वल है बच्चों, जितने भी गैसेस हैं उनके पार्शियल प्रेशर का सम होता है, उनके पार्शियल प्रेशर का सम। यानी व्हेन 2 और मोर देन 2 नॉन रिएक्टिंग गैसेस प्रेजेंट है बच्चों क्लोज वेसल में, तो टोटल प्रेशर जो एक्सरेट होता है वो किसके बराबर होता है, इक्वल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस। किसके इक्वल होता है, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस। यानी P टोटल क्या होगा बच्चों, P1 P2 P3 P4 के सम के इक्वल होता है। तो अकॉर्डिंग टू आइडियल गैस इक्वेशन P क्या होगा, nRT अपॉन V। अगर N1 मोल है तो P1 प्रेशर, N2 मोल है तो P2 प्रेशर, N3 मोल है तो P3 प्रेशर, डॉट डॉट डॉट। N मोल्स है तो Pn प्रेशर रहेगा आपका। तो बच्चों हमारा इन पार्शियल प्रेशर को सम कर दें, P1 P2 P3 डॉट डॉट डॉट। तो N1 RT अपॉन V प्लस N2 RT अपॉन V प्लस N3 RT अपॉन V जोड़ दिया। यहाँ पर RT अपॉन V क्या ले लिया हमने, कॉमन ले लिया, RT अपॉन V, N1 प्लस N2 प्लस N3 हो गया आपका। अब हमारी ये जो इक्वेशन आपकी ये इक्वेशन है और हमारी फर्स्ट इक्वेशन, इनको आपस में डिवाइड कर दिया। P1 को P टोटल से डिवाइड किया, P1 को P टोटल से, इधर N1 RT को हमने किससे डिवाइड कर दिया, इस टोटल से डिवाइड किया। RT अपॉन V कैंसिल हो गया, तो N1 अपॉन N1 प्लस N2 प्लस N3, ये हमारे क्या का मोल फ्रैक्शन x1। तो P1 अपॉन P टोटल इक्वल टू x1, P1 क्या आ गया, P टोटल इंटू में x। यानी किसी भी गैस का पार्शियल प्रेशर टोटल प्रेशर और मोल फ्रैक्शन के मल्टीप्लाई के बराबर हो। क्लियर। इसको देखिए बच्चों को डाउट है तो आप आस्क कीजिए।